नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजुअब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो क्लास थी इसमें अब पिछली क्लास जो थी उसमें 20 क्वेश्चंस किए थे और लास्ट क्वेश्चन था अपना, टू विच डायनेस्टी डिड बिंबिसार द रूल ऑफ मगध बिलोंग। मतलब जो बिंबिसार है मगध के शासक, ये किस राजवंश से संबंधित थे भाई। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बिंबिसार हैं ये हर्यक वंश से संबंधित थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिंदुसार किससे संबंधित थे, तो बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंबिसार का संबंध कौन से वंश से था भाई? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी से, है ना। हर्यक डायनेस्टी जो है इसका राइट आंसर था। और अगर बिंबिसार की जगह आपको पूछ ले बिंदुसार, तो बिंदुसार कौन से वंश से थे भाई? मौर्य वंश से थे। बिंदुसार कौन से वंश से थे भाई? मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश से। सम्राट अशोक के क्या थे भाई? पिता थे बिंदुसार। तो इस बात का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। और सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। अब आपके आगे से क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। सभी बच्चे क्लास में कमेंट जरूर कर देंगे भाई कि सभी बच्चों को क्लास कैसी लगती है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और तुरंत प्रभाव से अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। लाइक करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, आपको चाहे वह आता हो या फिर ना आता हो, बट आंसर करना इज द मस्ट। तो सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? इन एंशिएंट इंडिया द यूज ऑफ आयरन रिवॉल्यूशनाइज्ड विच फील्ड। प्राचीन भारत में लोहे के प्रयोग ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी भाई? प्राचीन भारत में लोहे का जब प्रयोग होना शुरू हो गया था, तब लोहे के प्रयोग ने कौन से सेक्टर के अंदर एक रिवॉल्यूशन का काम किया था? मतलब लोहा कौन से सेक्टर के लिए एक क्रांतिकारी साबित हुआ और लोहे ने क्रांति ला दी? पहले दोस्तों आपको पता होगा जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज हुई थी 1000 बीसीई में। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन पढ़ते हैं कि उस समय हमें कुछ मात्रा में सोने के बारे में भी पता चलता है, दैट इज गोल्ड। और तांबा जो धातु है, तांबा जो मेटल है, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। चलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर बता देंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हैं, नहरों के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वह कौन सी साइट से मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से स्थल से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? इसके तुरंत बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका भी आंसर देंगे। चलिए देखते हैं। इन एंशिएंट इंडिया लोहे का प्रयोग भाई किसमें सबसे अधिक किया जाने लगा? किसमें भाई? कृषि के क्षेत्र में लोहे ने क्रांति ला दी, या फिर व्यापार के क्षेत्र में क्रांति ला दी, या फिर युद्ध के क्षेत्र में, या फिर निर्माण के क्षेत्र में लोहे ने क्रांति ला दी? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके बताएंगे कौन से क्षेत्र में लोहे ने क्रांति ला दी थी। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। बताओ भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने है और मुझे इसका राइट आंसर बताओ। सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, है ना। देखो जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं तब अपन उसमें देखते हैं कि स्टोन ब्लेड्स जो है उनका उपयोग किया जाता था कृषि में। स्टोन ब्लेड जो है ना, खेत को जोतने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था, हार्वेस्टिंग के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। बट जब से लोहे की खोज हो चुकी, लोहे की खोज होने के बाद में भी जो कृषि का जो क्षेत्र था उसमें काफी परिवर्तन आया। मतलब जो प्रोडक्शन था वह हाई होने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो प्रोडक्शन है वह हाई होने लगा। उत्पादकता जो होती है ना, कृषि की जो उत्पादकता होती है, यह उत्पादकता बेटा बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। तो अपन कह सकते हैं कि लोहे का जो प्रयोग है इसने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। लोहे का जो प्रयोग है इसने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। चलो आगे देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। सभी बच्चे क्लास को भाई लाइक जरूर कर देंगे, है ना। सभी बच्चे लाइक कर देंगे क्लास को और हर एक क्वेश्चन का हर एक विद्यार्थी कमेंट जरूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सीयूईटी यूजी 2025 की एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स हासिल हो। चलो देखते हैं। हु वाज द हेड ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था ऐसा, एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। उस क्वेश्चन में क्या था भाई? वो क्वेश्चन एक बार अपन फिर से देख लेते हैं यार। कौन सा क्वेश्चन था? कर से संबंधित था शायद, कि जो टैक्स है उनको जो इकट्ठा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसा ही था ना यार। देखता हूं किस किस को याद है, किस किस को याद नहीं है। जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है?
जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, देखते हैं भाई। जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये रहा। हाँ, मौर्य काल में कर संग्रह का दायित्व किसका था, किसका था, पढ़ा था अपन ने, तो किसका था भाई, समाहर्ता था। समाहर्ता पढ़ा था अपन ने। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था बेटा, 21 था कि 22 था, 22 था, है ना। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था भाई मौर्य काल में, नगरीक होता था, या फिर ग्रामिक होता था, या फिर सेनापति होता था, या फिर धम्म महामात्य होता था। फटाफट से मुझे इसका सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। बताओ बच्चों, फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बता दो कि हु वाज द हेड ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था, मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था, बताओ बताओ भाई, कौन हुआ करता था, सभी बच्चे बताएंगे। नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था, कौन था बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। जो बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं उन सभी बच्चों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे बेटा, नगरीक बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, नगरीक कहा जाता था। वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे भाई क्लास में, है ना, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हाउ मेनी रॉक एडिक्ट्स डिड अशोका एस्टैब्लिश। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट कौन सा था, सबसे फेमस जो रॉक एडिक्ट था वह कौन सा था, सबसे फेमस जो था वह कौन सा था भाई, 13वां था, है ना। 13th एडिक्ट जो है, 13वां शिलालेख जो है अशोक का, वह क्या था भाई, सबसे फेमस था 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख क्या था भाई, सबसे फेमस था अशोक का। अब बताओ मुझे कि अशोक ने कितने शिलालेख जो है स्थापित किए थे, 10 किए थे, 14 किए थे, 16 किए थे, या फिर 20 किए थे, सभी बच्चे बताएंगे। 10 किए थे, 14 किए थे, 16 किए थे, या 20 किए थे, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर करेंगे फटाफट से, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे मुझे इसका फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी बताओ, देखें जल्दी बता दो मुझे इसका राइट आंसर कि अशोक ने कितने शिलालेख जो हैं बनवाए, कितने शिलालेख इन्होंने स्थापित किए थे। ऑप्शन है बेटा 10, ऑप्शन है बेटा 14, ऑप्शन है 16 और ऑप्शन है 20। देखता हूं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं भाई। जो बच्चे सही आंसर करेंगे अधिक से अधिक उन सभी बच्चों को उचित इनाम दिया जाएगा। जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए उनका जो उपहार है उसको कुरियर किया जाएगा, टेंशन अपने को बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो हाउ मेनी रॉक एडिक्ट डिड अशोका एस्टैब्लिश्ड, देखते हैं भाई कितने, भाई अशोक ने कितने शिलालेख स्थापित किए थे। अशोक ने भाई कितने शिलालेख स्थापित किए थे, 14 शिलालेख जो है अशोक ने स्थापित किए थे। कितने थे बेटा, 14 थे। कितने थे, 14 थे। और सबसे फेमस कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था, 13वां शिलालेख था। तो सभी याद रखेंगे। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो वॉर ऑफ कलिंग है, बैटल ऑफ कलिंग है, कलिंग का जो युद्ध है उसकी जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख से मिलती है, तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, 13वें शिलालेख से। कौन से 13वें शिलालेख से। कलिंग के युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है मेरे बेटाओ, 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। विच रूट वाज फेमस फॉर ट्रेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। बेटा मौर्य काल के अंदर, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य के लिए, संचार के लिए कौन सा मार्ग जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध था, किसके लिए, व्यापार के लिए। किस समय, मौर्य काल में। पहले क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे, पूछ क्या रहा है, रूट के बारे में पूछ रहा है कि विच रूट वाज फेमस, किस चीज के लिए भाई, फॉर ट्रेड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। मौर्य काल में कौन सा जो रूट है, कौन सा जो मार्ग है यह अधिक प्रसिद्ध था व्यापार करने के लिए। बताओ मेरे बच्चों, तो व्यापार करने के लिए मौर्य काल में इनमें से कौन सा रूट जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था, बताओ कौन सा रूट जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। उत्तरापथ था, दक्षिणापथ था, या फिर उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर हम हमारी हिसाब से कमेंट सेक्शन में बता देंगे सर, हम इनमें से कोई भी नहीं बताना चाहते, आप कहो तो हम हमारे हिसाब से बता देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, अगर आप नन पे टिक करते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर करो। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करो क्वेश्चन नंबर 24 का। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 24 का। करो देखें, सभी बच्चे आंसर करो क्वेश्चन नंबर 24। क्या होगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है वह बिल्कुल ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से। मान के चलो ये अपना भारत है ना, समझ तो सकते हो। ये क्या भाई, नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ मतलब बेटा उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है,
ये क्या है बेटा, दक्षिण है, ये क्या है बेटा, पश्चिम है, वेस्ट, और ये क्या है बेटा, पूर्व है, ईस्ट। अब जो मौर्य साम्राज्य है, जो मगध है, मगध कौन सी साइड स्थित था भाई, इधर स्थित था मगध। लेकिन जो उत्तरी भारत का ये जो मैदानी एरिया है उत्तरी भारत का, ये एरिया जो है काफी उपजाऊ था। हालांकि मगध के आसपास का एरिया भी काफी उपजाऊ था, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी नदियां थी और यहाँ की भूमि भी काफी फर्टाइल थी, जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल थी, और जो फर्टिलिटी इतनी अच्छी थी लैंड की कि जो प्रोडक्टिविटी थी किसानों के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मान सकते हैं आप, तो वो काफी अच्छी थी। मौर्य काल में भी अच्छी थी, उससे पहले भी बढ़िया ही थी। लेकिन उससे पहले नंद वंश में अगर अपन देखें तो नंद वंश के कुछ शासक हैं जिन्होंने किसानों से, जिन्होंने जनता से बहुत अधिक टैक्स इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत भी करते थे, और जिसकी वजह से नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। तो भाई व्यापार के लिए जो मार्ग प्रसिद्ध था, ये उत्तरापथ प्रसिद्ध था, है ना। इधर वाला मार्ग, इनका जो उत्तर की साइड जो इनका मार्ग था, वो क्या था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ट्रेड के लिए प्रसिद्ध था। सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। भाई मौर्यन पीरियड के समय, मौर्य काल में सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, सेनापति कहते थे, समाहर्ता कहते थे, सन्निधाता कहते थे, या फिर नगरिक कहा जाता था। बताओ बेटा, सेनापति कहते थे, समाहर्ता कहते थे, सन्निधाता कहते थे, या फिर उसको नगरिक कहा जाता था। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइट आंसर देंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका राइट आंसर देंगे भाई, फटाफट से दो। मौर्य काल में जो सेना का प्रमुख था उसको क्या कहा जाता था, बताओ। सेना का जो प्रमुख था मौर्य काल में, उसको क्या कहा जाता था। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर सी है सन्निधाता, ऑप्शन नंबर डी है नगरिक। कौन था भाई, सेनापति। क्या कहा जाता था उसको, सेनापति कहा जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड अशोका कॉल हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट। भाई अशोक ने अपने जो शिलालेख है उसमें खुद को क्या कहा था अशोक ने, बताओ। देखो कई बार इसमें से जो ऑप्शन राइट होगा उसी से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भाई ये जो उपाधि है किस शासक की है, ऐसे क्वेश्चन बन के आया। सभी बच्चे एक बार इसका ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जो राइट आंसर आप मानते हो, एक बार सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई, इसको टिक कर लेंगे सभी। और क्लास की जो पीडीएफ मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्लास की पीडीएफ जो है आपको ये हिमालय एजू हब के टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, हिमालय एजू हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन की हुई है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है CUET हिमालय एजू हब। टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई CUET हिमालय एजू हब। तो व्हाट डिड अशोका कॉल हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट, क्या बोलते थे भाई, चक्रवर्ती और देवानम प्रिय और सम्राट या फिर राजा। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को क्या कहा था, बताओ। देखें मैं सभी के कमेंट्स का पहले वेट करूंगा, क्योंकि मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए, मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम आंसर चाहिए। सभी बच्चे आंसर करो यार, आंसर किया करो प्लीज। सभी विद्यार्थी आंसर किया करेंगे, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहिए जो आंसर नहीं करेगा। देखो इससे क्या होता है, अगर आप लोग गलत भी आंसर करते हो ना, गलत भी करते हो तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको मार्क्स तो नहीं दे रहा, मार्क्स तो नहीं दे रहा मैं आपको कि अगर यहाँ पे किसी ने गलत कर दिया मैं उसको बोलूंगा चल रे भग जा, तेरा कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, तुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसे वैसे नहीं। मैं कभी भी अपने जीवन में किसी भी विद्यार्थी को डीमोटिवेट ना करता हूं, ना कभी होने देता हूं। अगर कोई विद्यार्थी मेरे पास में आता है वो ऐसे बोलता है सर मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं आती, मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग हैं, मुझे ये तक नहीं पता सर, मुझे सर ये तक नहीं पता कि अशोक चक्र जो है उसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो भाई मैं कुछ नहीं कहता। ऐसे विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गले लगा लेता हूं उनको मैं, और फिर बोलता हूं उनको बेटा हाँ अब मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज पूछो मुझसे, सीखो मुझसे, मैं सिखाऊंगा आपको। आप एक बात बताओ, जब आप बिल्कुल छोटे थे तब आपके मम्मी पापा आपको बोलते थे बोल बेटा मम्मा, बोल बेटा पापा, बोल बेटा मम्मा, बोल बेटा पापा। अगर आपको वो मम्मा पापा ऐसे बोलना नहीं सिखाते तो क्या आप सीख पाते। एक लाइन आपने सभी ने सुनी होगी बेटा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने से ही आप में परफेक्शन आता है। आपने बार बार बोलने की कोशिश की, आप बार बार क्वेश्चंस पूछने की कोशिश किया करो, बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, आपके क्वेश्चंस भी सही होने लगेंगे, आप भी चीजों को सीखने लग जाओगे। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को क्या कहा था। जितने भी बच्चों ने देवाना प्रिय आंसर चूज किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चूज किया है उनका सभी का आंसर बिल्कुल
ठीक है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को देवाना प्रिय कहा है, जिसका अर्थ है देवों का बहुत ही प्रिय। तो सम्राट अशोक जो है ये खुद को बताते हैं कि मैं देवताओं का बहुत ही प्रिय था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। सभी कमेंट सेक्शन में भाई क्वेश्चन का आंसर किया करेंगे। 27 क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य तो है, इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई। मौर्य काल में दूसरी राजधानी कौन सी थी, बताओ। मौर्य काल में दूसरी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। राइट आंसर बताओ भाई, मौर्य काल में जो दूसरी राजधानी है वह कौन सी थी। मौर्य काल में जो दूसरी राजधानी है उसका क्या नाम है, बताओ। मौर्य काल में दूसरी राजधानी है उसका क्या नाम है, बताओ बेटा। मौर्य काल में जो दूसरी राजधानी है उसका क्या नाम है। व्हाट वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, बताओ। मौर्य एम्पायर की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, उज्जैन था या फिर वैशाली थी, कौन सी थी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का ऑप्शन सही है भाई। दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई, तक्षशिला थी। पर और पहली राजधानी कौन सी थी भाई, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी कि नहीं थी भाई, बताओ। थी ना, हाँ सही है, शाबाश। तो पहली पाटलिपुत्र और दूसरी भाई तक्षशिला। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से याद रखेंगे। और भाई कमेंट किया करो क्लास में। अगर आप क्लास में कमेंट नहीं करते हो तो भाई आपका इन्वॉल्वमेंट जब तक क्लास में नहीं होगा, जब तक आपका टीचर के साथ में कन्वर्सेशन नहीं होगा, जब तक आपका क्लास के साथ में कन्वर्सेशन नहीं होगा, जब तक आपके आंसर्स नहीं आएंगे, तब तक मैं चाहे यहाँ पे कितने ही क्वेश्चन करवाता रहूं, कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एनटीए मान लो आपके लिए पेपर बना रहा, आप लोग पेपर ही देने नहीं गए तो उस पेपर का ही क्या मतलब है ना। तो सभी बच्चे भैया आंसर किया करें, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मान लो बाई चांस किसी को यूं लगता है कि यार मैं गलत आंसर कर रहा हूं और मेरी इज्जत खराब हो रही है कमेंट सेक्शन में, पता नहीं बच्चे क्या ही सोचेंगे कि मैं गलत आंसर क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। यार अपना नाम बदल लो। आप कमेंट करते हो उसमें अपना नाम बदल लो भाई, कोई और नाम रख लो अपना। आपको कोई और नाम अच्छा रख लो, कोई शाहरुख खान, सलमान खान बन जाओ तुम लोग, अजय देवगन वगैरह, कुछ भी रख लो जो तुम्हारी मर्जी हो। उस नाम से आने दो फिर कमेंट, क्या दिक्कत है। एक आदमी के कितने भी नाम हो सकते हैं और एक नाम के कितने भी आदमी हो सकते हैं। 3-4 नाम तो मेरे खुद के ही हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, मम्मी कुछ और बोलती है, दादी कुछ और बोलती है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी नाम रख लें, लेकिन याद रखें बच्चों, खुद के साथ धोखा ना करें और हर एक क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मौर्य काल की दूसरी राजधानी मेरे बेटाओ तक्षशिला हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। When did the use of coins begin in ancient India? प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है वह कब से शुरू हो गया था भाई, बताओ। प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है वह कब से शुरू हो गया था, बताएंगे सभी, बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है वह कब से शुरू हो गया था, बताओ। कब से शुरू हो गया था प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हो गया था। प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन बताओ बेटा। 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, या फिर 4th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, या फिर 2nd सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, या फिर 1st सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, बताओ। राइट आंसर बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ। भारत में, प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हुआ था, बताओ। इसका मुझे फटाफट से राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। बताओ बच्चों, बताओ बेटा इसका राइट आंसर बताओ, सभी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्राचीन भारत में जो सिक्कों का प्रचलन है वह कब प्रारंभ हुआ था। चलो शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन चूज किया भाई, 6th सेंचुरी बीसीई, 6th सेंचुरी बीसीई, ठीक है। तो जिन्होंने 6th सेंचुरी बीसीई चूज किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करें। 29 वाला क्वेश्चन क्या करा है, हाउ मेनी पिलर एडिक्ट्स डिड अशोक क्रिएट। बेटा सिर्फ पिलर एडिक्ट की बात हो रही है, सिर्फ एडिक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं आपको, सिर्फ अभिलेख शिलालेख नहीं पूछे आपको, है ना। आपको पूछा है स्तंभ शिलालेख के बारे में, पिलर एडिक्ट्स के बारे में पूछा है। स्तंभ शिलालेख, जो स्तंभ बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो अभिलेख लिखे जाते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा पिलर एडिक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स उनको कहा जाता है। चलो, तो कितने बनवाए थे भाई अशोक ने पिलर एडिक्ट्स, इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे। 5 बनवाए थे, 7 बनवाए थे, 9 बनवाए थे, या फिर बेटा 11 बनवाए थे, कितने बनवाए थे बताओ। बताओ देखें कितने बनवाए थे, फटाफट से मुझे बता दो कि अशोक ने कितने स्तंभ शिलालेख जो हैं बनवाए थे। अशोक ने कितने स्तंभ शिलालेख जो हैं बनवाए थे। अशोक ने कितने स्तंभ शिलालेख जो हैं बनवाए थे, सभी बच्चे बताएंगे भाई। अशोक ने
कितने स्तंभ शिलालेख जो हैं बनवाए थे? कितने बनवाए थे भाई? 5। ए ऑप्शन चूज कर रहे हो? अच्छा चलो भाई, जितने भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन गलत है। जिन्होंने भी ए चूज किया है वो गलत है भाई, जिन्होंने ए चूज किया है वो क्या है? गलत है। चलो और देखते कमेंट सेक्शन में और क्या क्या आंसर कर रहे हो। 9 बनवाए थे? नो भाई, जिन्होंने नो चूज किया है वो भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा भाई? स्तंभ शिलालेख कितने बनवाए थे भाई? 7 बनवाए थे। कितने बनवाए मेरे बेटाओं? 7 बनवाए थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 7 इसका राइट आंसर होगा, है ना। 7 जो है वह इसका राइट आंसर होगा, इसको टिक कर लेना। पीडीएफ जो आपको कहां मिलेगी बेटा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पीडीएफ जो आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वर स्पीसीज, व्हाट वर स्पाइस, अच्छा, कोल्ड ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर? गुप्तचरों के बारे में पूछ रहे हैं भाई, है ना। स्पाई जो होते हैं, स्पाई, जासूस जिनको बोलते हैं, है ना, जासूसों के बारे में पूछा जाता है। व्हाट वर स्पाई कोल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में जासूस जो है उनको क्या कहा जाता था? बताओ भाई, मौर्य काल में जो जासूस है उनको क्या कहा जाता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। मौर्य काल में जासूसों को क्या कहा जाता था? सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर जरूर करेंगे मेरे बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। जासूस जो है उनको क्या कहते थे? क्या कहते थे भाई? गुप्तचर? इजी सा यार, ये तो दिख ही रहा है ना, ये तो अच्छे से दिख ही रहा है। क्या बोलते थे बेटा? गुप्तचर बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? गुप्तचर कहते थे। तो 30 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो 20 क्वेश्चन तो अपनी जो क्लास हुई थी उसमें हो गए, पिछली क्लास हुई थी लास्ट क्लास, और आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया। मतलब आज के क्लास में अभी तक 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, और अपन अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन और तैयार करते हैं, है ना, ताकि ये इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में अपना बिल्कुल भी गलत नहीं हो। देखो अगला क्या है? विच वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में सबसे बड़ा भाई व्यापारिक केंद्र कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? तो मौर्यन पीरियड के दौरान लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर इनमें से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है बेटा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है तक्षशिला, सी है बेटा उज्जैन, और डी क्या है? काशी। बताओ मेरे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि मौर्य काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है वह कौन सा था? मौर्य काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है वह इनमें से कौन सा था? सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को बता देंगे, सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को बता देंगे बेटा। बताओ देखें। तक्षशिला, तक्षशिला था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं भाई सभी का आंसर गलत है ना। तक्षशिला जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। कौन सा केंद्र था भाई? पाटलिपुत्र स्वयं था। कौन सा था? पाटलिपुत्र। चलो तो याद रखोगे सभी, मौर्य काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र था। इनकी जो पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला देखो भाई, हु वॉज द लास्ट हर्यक रूलर ऑफ मगध? है ना, मगध का अंतिम हर्यक वंश का शासक कौन था? बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम पूछा है, हर्यक डायनेस्टी। देखो एक अपन ने पढ़ा था भाई बिंबिसार, है ना, एक अपन ने बिंबिसार पढ़ा था, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था बेटा? क्या पढ़ा था बेटा? बिंबिसार पढ़ा था हमने। बिंबिसार का संबंध हमने किससे पढ़ा था बेटा? हर्यक वंश से पढ़ा था। एक बिंदुसार पढ़ा था जिसका संबंध किससे है बेटा? मौर्य वंश से है। अब इसमें आपको पूछा गया है कि मगध का अंतिम हर्यक शासक कौन था। चलो एक काम मैं आपका इजी कर देता हूं। चलो इसमें ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा भाई, ए जो है वो तो नहीं होगा, ए जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, ए गलत ऑप्शन है, ए इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अब इन तीन में से बताओ। अब आपको ए कमेंट नहीं करना है, बी सी और डी में से एक राइट आंसर बताओ कि हर्यक वंश का इनमें से अंतिम शासक कौन था। ये मैं आपको बता देता हूं, ये तीनों के तीनों बचे हुए जो हैं तीनों ही हर्यक वंश से संबंधित थे। तीनों के तीनों ही हर्यक वंश से संबंधित थे। तीनों के तीनों ही भाई हर्यक वंश से ये संबंधित थे। बस मुझे इसका राइट आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? इसका राइट आंसर आप मुझे बता दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो, अजात शत्रु कर रहे हो क्या? अजात शत्रु भी गलत है भाई, अजात शत्रु भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है भाई, है ना।
आप लोग जो जिन्होंने बी ऑप्शन किया वो राजी हो गए होंगे, वाह सर ऐसे बोल रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हो क्या, बी तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन बी क्या है, गलत गलत गलत, बी ऑप्शन गलत। अच्छा सी वाले बच्चे, सी वाले, अच्छा नहीं नहीं सी वाले नहीं, डी वाले, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है नाग दशक, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है बेटा नाग दशक, उन सभी का आंसर सही है। सी किया है उनका भी गलत है। तो मौर्य वंश में, सॉरी मगध में अगर अपन बातचीत करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो अंतिम शासक कौन थे मेरे बेटाओं, नाग दशक थे। कौन थे भाई, नाग दशक। कौन थे, नाग दशक, है ना, इसमें दासक लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। कौन थे भाई, नाग दशक, ठीक है ना, नाग दासक नाग दशक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी तुम कहो सर यहाँ दासक लिख रखा है आप हमें दशक बता रहे हो, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देखिए भाई 33वां क्वेश्चन, चलो वेरी गुड। फ्रॉम विच मॉन्क डिड अशोका रिसीव इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लेवल जो है ना क्वेश्चन का यार वाकई में चुम्बेश्वरी लेवल है, बड़ा ही शानदार चुम्बेश्वरी लेवल का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, इस पे जितने स्टार लगा देते हो चांद तारे आप किसी और के लिए बाद में तोड़ के लाना, पहले अपने क्वेश्चन के लिए तोड़ के लाओ। अशोक ने किस सन्यासी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, बताओ किस सन्यासी ने अशोक को बौद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म में किस सन्यासी ने अशोक का एडमिशन कराया, है ना। डायरेक्ट समझ लो ऐसे कि कौन से सन्यासी हैं उन्होंने, कौन से मोंक हैं जिन्होंने, जो अशोक हैं उनका एडमिशन करवा दिया था बौद्ध धर्म में, बौद्ध स्कूल में। अशोक ने किस सन्यासी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, देखो ऑप्शन ए है उपगुप्त, बी है बेटा नागार्जुन, सी है वसुबंधु और डी है बुद्ध घोष। बताओ मेरे बच्चों इसका राइट आंसर बताओ यार, जो इसका राइट आंसर बताएगा बड़ा ही शानदार बात मानूंगा मैं, है ना, इसका राइट आंसर। और कोई गलत भी बताता है तो घबराने कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही बहुत हार्ड है, क्वेश्चन वैसे ही बहुत हार्ड है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बेटा, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो गलत आंसर करेगा उसको राइट आंसर तो पता लगेगा कम से कम, और वो चीजों को कभी भूलेगा तो नहीं। तो इसलिए इस बात का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे भाई, इसलिए इस बात का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे कि गलत भी अगर आंसर कर रहे हैं तो हम सही आंसर सीख के जा रहे हैं या नहीं सीख के जा रहे, तो इस बात का सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। देखो अशोक ने किस सन्यासी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, कौन से सन्यासी से ली थी भाई, उपगुप्त से ली थी, नागार्जुन से ली थी, वसुबंधु से ली थी या बुद्ध घोष से ली थी। ऑप्शन नंबर डी, चलो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, बुद्ध घोष, और ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। चलो अब देखते हैं भाई, चलो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया है उन सभी बच्चों का आंसर क्या है भाई, गलत है। सी भी क्या है, गलत है। ऐसे थोड़ा सा टिक क्या तुम लोगों ने समझा, हाँ सही होगा है ना, नहीं 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 इतना आसान नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है भैया। कौन सा होगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, उपगुप्त होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, उपगुप्त, ठीक है। तो उपगुप्त जो है इन्होंने अशोक को क्या किया भाई, बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, ठीक है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, ठीक है ना बेटा। चलो वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कितने हो गए, 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What were artisans called during the Mauryan period? मौर्य काल में जो कारीगर थे बेटा, कारीगरों को क्या कहा जाता था, मौर्य काल के अंदर जो आर्टिसंस थे इनको क्या कहा जाता था। What were artisans called during the Mauryan period? है ना, आर्टिसंस के बारे में बातचीत हो रही है बेटा, कारीगरों के बारे में बातचीत हो रही है। क्या कहते थे इनको बेटा, शिल्पी कहते थे या कर्मकार कहते थे या फिर दास कहते थे या फिर ये शूद्र कहलाते थे, बताओ मेरे को, बताओ, या फिर इनको शूद्र कहा जाता था। मौर्य काल में कारीगरों को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में बेटा कारीगर जो है उनको क्या कहा जाता था। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट करके मुझे इसका आंसर दे दो यार, मौर्य काल में कारीगरों को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में कारीगरों को क्या कहा जाता था। सभी बच्चे आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। देखें तो मौर्य काल में जो कारीगर उनको क्या कहते थे भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी बच्चों का ऑप्शन सही है भाई। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है शिल्पी, उनको शिल्पी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, शिल्पी कहा जाता था। मौर्य काल में जो कारीगर हैं इन कारीगरों को क्या कहते थे मेरे बच्चों, शिल्पी कहते थे। क्या कहते थे इनको, शिल्पी कहा जाता था। आगे से सभी बच्चे इसको याद में रखेंगे। अलोंग विच रिवर
वर मोस्ट महाजनपदास लोकेटेड इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में किस नदी के किनारे अधिकांश महाजनपद स्थित थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। तो 16 महाजनपद अपन पढ़ते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले आप देखेंगे महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे भाई। महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या भाई 16 महाजनपद थे, 16 थे। और इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था भाई? सबसे पावरफुल कौन सा था? सबसे शक्तिशाली कौन सा था मेरे बच्चों? मगध था। कौन सा था? मगध था। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से जो अधिकांश महाजनपद हैं वो कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के आसपास में थे? तो कौन सी नदी होगी बेटा? गंगा होगी, यमुना होगी, सिंधु होगी या नर्मदा होगी? चलो दो तो मैं काट देता हूं, सिंधु और नर्मदा, क्योंकि आपको पता है मगध की लोकेशन किधर है और सिंधु और नर्मदा की लोकेशन किधर है। नर्मदा की अगर अपन बातचीत करें तो थोड़ा सा मिड इंडिया के अंदर या फिर मिडिल इंडिया में या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ चली जाती है। और सिंधु नदी का तो आपको पता ही है, जैसे ये इंडिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इधर, तो ये सिंधु नदी बह रही है ना, बट अपना मगध तो इधर है। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर बताओ। सभी बच्चे मेरे को इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मेरे थोड़े से लेसेस जो हैं शूज के वो ओपन हो गए हैं, अब मैं लेस जो है उनको टाइट कर लेता हूं, तो बस तुरंत आपको बताता हूं इसका राइट आंसर। चलो वेरी गुड। देखो क्या पूछा भैया आपको, क्या पूछा आपको क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत में किस नदी के किनारे अधिकांश महाजनपद जो है वो स्थित थे? कौन सी नदी के किनारे? देखो वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो यमुना नदी है ये भी बहती 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 और गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। और गंगा नदी जो है वो चलती 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 कहाँ गिरती है? फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो राइट आंसर कौन सा हुआ भाई? गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे आसपास जितने भी ये महाजनपद थे सारे के सारे, अधिकांश जो महाजनपद थे ये कहाँ थे भाई? नॉर्थ इंडिया के साइड थे, है ना। अधिकांश महाजनपद नॉर्थ इंडिया में थे, सिर्फ एक महाजनपद जो है साउथ इंडिया में था। अधिकांश कहाँ थे भाई? नॉर्थ इंडिया में थे। तो आप याद रखोगे नॉर्थ इंडिया में जो है गंगा नदी है ऐसे निकल के आती है, ऐसे जाती जाती है और फिर ऐसे जाती है, ठीक है। ये देखो जैसे ये मैप है, अरे यार ये भी इरेज हो गया, शक्तिशाली शक्तिशाली। देखो ये जैसे मैंने मैप बना दिया, है ना। अब आप पूछोगे सर इसमें गंगा नदी चला दो, चलो चलाते हैं इसमें गंगा नदी। ये देखो बेटा ऐसे करके यूपी से होते हुए और ये गंगा नदी ऐसे करते करते और फिर ये गिर जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आपकी गंगा नदी है, ठीक है। और ये मगध और जितने भी लगभग महाजनपद थे वो सारे के सारे इधर ही थे भाई। तो कौन सी नदी है भाई? गंगा नदी के आसपास में। कौन सी नदी के आसपास में? गंगा नदी के आसपास में, ठीक है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। सभी याद रखोगे बेटा, गंगा नदी। और ये इधर क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। ये भी लिख देता हूं मैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच क्रॉप वाज प्रिडोमिनेंटली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? भाई मौर्य काल में किस फसल की खेती प्रमुख थी? कौन सी फसल की खेती जो है यह मौर्य काल में सबसे अधिक प्रमुख मानी जाती थी मेरे बच्चों? इसका राइट आंसर बताओ, बताओ कौन सी फसल थी जो मौर्य काल में सबसे अधिक प्रमुख मानी जाती थी? फटाफट से बता दो इसका मुझे राइट आंसर। कौन सी फसल थी जो सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जाती थी? बताओ बेटा कौन सी फसल थी जो मौर्य काल में सबसे अधिक प्रमुख मानी जाती थी? वीट थी, पैडी थी, बार्ले या फिर कॉटन? गेहूं, धान, जौ या फिर कपास? गेहूं, धान, जौ या फिर कपास? राइट आंसर बताओ बच्चों इसका क्या होगा? राइट आंसर बताओ मुझे इसका क्या होगा? सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे कि मौर्य काल में कौन सी फसल जो है वह खेती की एक प्रमुख फसल थी? बताओ कौन सी थी? गेहूं थी या फिर धान या फिर जौ या फिर कपास? जो बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं भाई गेहूं, कि भाई गेहूं थी, जो बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वीट बता रहे हैं, उनका आंसर भाई गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसमें नहीं होगा। अगला देखते हैं, पेडी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी धान, उन सभी बच्चों का आंसर सही है, उनको प्लस 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 5 अंक मिलते हैं। तो भाई आपका एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर बेटा बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। कोई भी परीक्षा हो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, तो इस बात का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। एक एक नंबर के लिए युद्ध करेंगे, अच्छे से लड़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन एक एक नंबर हासिल करके रहेंगे और बच्चों से अधिक नंबर हासिल करके रहेंगे, ताकि फर्स्ट राउंड में ही
फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाए देश की सबसे अच्छी कॉलेज के अंदर, सबसे अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, फर्स्ट राउंड में सबसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, साथ में आपका जो मनपसंद कोर्स है उसी में आपका एडमिशन हो, और वहां पे आपको हॉस्टल भी मिल जाए, और वहां पे आपको हॉस्टल भी मिल जाए जिससे आपकी फीस भी ज्यादा नहीं लगे, आपका ज्यादा खर्चा नहीं लगे, आपकी अच्छी ग्रेजुएशन हो, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से आप पढ़ोगे वहां पे, और आप अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों पर भी जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ अशोकाज एडिक्ट? बताओ। अरे ये तो बहुत इजी है, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के जो शिलालेख हैं बेटा उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के जो शिलालेख हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है बेटा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, सेकंड है प्रोपगेशन ऑफ धम्म, थर्ड है टैक्स कलेक्शन, और डी है प्रमोट ट्रेड। पहला है भाई कि जो अशोक के शिलालेख हैं इनको युद्ध की घोषणा के लिए बनाया गया था। दूसरा कह रहा है कि धम्म के प्रचार के लिए शिलालेख हुए बनाए गए थे। उसके बाद कर संग्रह के लिए कि भाई टैक्स दे दिया करो नहीं तो हम आपको कूटेंगे बहुत ज्यादा। फिर फोर्थ है प्रमोट ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। बेटा सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बताओ सभी बच्चे। भाई डिक्लेरेशन ऑफ वार के लिए था, या फिर प्रोपगेशन ऑफ धम्म के लिए था, टैक्स कलेक्शन के लिए था, प्रमोट ट्रेड के लिए, युद्ध की घोषणा के लिए था बेटा, धम्म के प्रचार के लिए था, कर संग्रह के लिए था, या फिर व्यापार बढ़ाने के लिए था? इन चारों में से सबसे सही उत्तर कौन सा है क्वेश्चन का, कि अशोक के जो एडिक्ट्स हैं शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने तलवारें त्याग दी थी, और अशोक ने धम्म जो है अपना स्टार्ट कर लिया था, और लोगों को धम्म के माध्यम से अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, अच्छी अच्छी बातें उनको बताते थे। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भाई जो शिलालेख हैं इनको भी बनवाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया मेरे बच्चों? धम्म का प्रचार। और एक चीज आपको और बता देता है, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, है ना। अशोक ने, यहां पे मैं लिख देता हूं, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन की नियुक्ति की मेरे बच्चों? किन की नियुक्ति की थी? धम्म महामात्रों। किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्रों, धम्म महामात्रों की क्या की? नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, है ना। तो प्रचार प्रसार के लिए किन की नियुक्ति की थी? भाई धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और शिलालेखों के माध्यम से भी ये अपने धम्म का प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? भाई किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी मौर्य काल में? क्या कृषि आधारित थी, एग्रीकल्चर बेस्ड, या फिर ट्रेड बेस्ड थी, या फिर इंडस्ट्रियल थी, या फिर मिक्स अर्थव्यवस्था थी? किस प्रकार की इकोनॉमी थी भाई मौर्यन पीरियड में? कृषि आधारित थी, व्यापार आधारित थी, या फिर औद्योगिक आधारित थी, इंडस्ट्री थी उस समय, या फिर मिक्स थी, या फिर मिश्रित थी? बताओ बेटा कौन सी थी, कौन सी थी उस समय? देखो आप सभी को पता होगा यार, मौर्य एम्पायर मतलब मगध के आसपास का क्षेत्र, खूब सारी नदियां हैं, और भूमि जो है काफी फर्टाइल भी है, काफी उपजाऊ भी है, तो डेफिनेटली भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, है ना। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो सभी याद रखेंगे बेटा, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। इन विच कंट्री डिड अशोका प्रोपोगेट बुद्धिज्म? इन विच कंट्री डिड अशोका प्रोपोगेट बुद्धिज्म? अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? बताओ भाई कौन से देश में किया था अशोक ने? श्रीलंका में किया था, चाइना में किया था, जापान में किया था, या फिर म्यांमार में किया था? बताओ बच्चों इसका राइट आंसर। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, कमेंट किया करो सारे के सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस बात का सभी विशेष ध्यान रखेंगे कि हर एक वीडियो का कमेंट करना आपको जरूरी है, हर एक वीडियो का कमेंट आप जरूर करेंगे। तो बताओ अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को किया था? कौन से देश में किया था भाई? बताओ कौन से देश में किया था? तुरंत बताओ मेरे को।
ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, चाइना, जापान और म्यांमार। कौन सा होगा भाई राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका में इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा? इनकी बेटी गई थी। बेटी गई थी, कौन संघमित्रा थी, कौन थी भाई? बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे को पूरी डिटेल से बताओगे कि अशोक का जो धम्म था उसका जो प्रसार है या फिर बौद्ध धर्म का जो प्रसार है उसके लिए श्रीलंका गए कौन थे? ठीक है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, डिटेल से बताओगे, मैं कमेंट पढ़ के देखूंगा आप सभी के। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अजात शत्रु द रूलर ऑफ मगध वॉज द सन ऑफ हुम? भाई जो मगध का शासक है अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु जो मगध का शासक है, अजात शत्रु भाई इनमें से किसका पुत्र था? अजात शत्रु जो है इनमें से किसका पुत्र था? सभी बच्चे बताएंगे भाई, अजात शत्रु जो है निम्न में से किसका पुत्र था? बताओ मेरे बच्चों, सभी बताओ, अजात शत्रु भाई किसका पुत्र था? अजात शत्रु जो है किसका पुत्र था? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे। तो मगध का शासक जो अजात शत्रु है ये किसका पुत्र था भाई? किसका पुत्र था? बिंबिसार का था, या फिर उदयन का था, या फिर चंद्रगुप्त का था, या फिर नागदशक का था? चलो एक ऑप्शन मैं आपके लिए काट देता हूं, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको मैं काट देता हूं। ऑप्शन नंबर सी को मैंने काट दिया। अब बताओ ए, बी और डी में से, ए, बी और डी में से डी वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया भाई? अंतिम हो गया। अंतिम शासक है नागदशक, तो हर्यक वंश का, है ना। और हर्यक वंश के बारे में अपन ने पहले एक दो क्वेश्चन किए थे, उनमें पढ़ा भी था कि भाई अजात शत्रु भी हर्यक वंश का है, उदयन भी हर्यक वंश का है ना। नागदशक जो है वह अंतिम शासक है हर्यक वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। बट अब नागदशक भी अपन ने काट दिया, ये लो ऑप्शन नंबर डी भी अपन ने काट लिया। अब दो जने बचे, एक बिंबिसार और एक उदयन। दो जने, एक बिंबिसार और एक उदयन। अब इन दोनों में से बताओ भाई अजात शत्रु किसका पुत्र था? दोनों ही हर्यक वंश से थे। दो ऑप्शन अपन काट चुके हैं, और ये दोनों के दोनों कौन से वंश से थे बच्चों? हर्यक वंश से थे। कौन से वंश से थे? मगध के हर्यक वंश से थे। तो बताओ अब इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बिंबिसार और उदयन में। चलो अच्छा, जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर बी किया है सभी बच्चे बिल्कुल भी खुश मत होना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो अजात शत्रु जो है ये बिंबिसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? बिंबिसार के पुत्र थे। और अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। कंफ्यूज मत होना कभी भी बिंबिसार और बिंदुसार में, ठीक है। बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार किसके पुत्र थे? सॉरी, बिंबिसार के पुत्र कौन? अजात शत्रु। और बिंदुसार के पुत्र कौन? अशोक। तो सभी इस बात को याद रखेंगे। और याद कैसे रहेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे साथ में, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में लिखो बेटा, बिंबिसार के आगे इसके पुत्र का नाम लिखो अजात शत्रु, लिखो सभी कमेंट सेक्शन में। और फिर लिखना बिंदुसार। कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी शानदार ट्रिक से याद करवा दूंगा। बिंदुसार के आगे लिखो भाई अशोक। बिंदुसार के आगे क्या लिखोगे? अशोक लिखोगे। अब इतना लिख लोगे और फिर इनको 5 बार पढ़ लोगे, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। सुबह खाना खाने से पहले खाली पेट पढ़ना है, ठीक है। और दोपहर में खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद एक टेबलेट ले लेना, ठीक है। तबीयत बढ़िया रहेगी, नंबर बढ़िया आएंगे, शानदार आएंगे, जबरदस्त आएंगे, जिंदाबाद आएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्लास में आप सभी बच्चे देखो, एक तो कमेंट्स किया करें, है ना। हर एक क्वेश्चन के बाद कमेंट्स किया करें। देखो अभी मैं क्या हूं आपके सामने, जैसे ये अपनी ये लाइव क्लास आप इसको नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स जो है वो मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं। और किसी कारणवश से मेरे को कहाँ जाना पड़ा? अभी छुट्टी पे जाना पड़ा। तो इस वजह से मैंने आपके लिए क्लास जो है बना के पहले से मैं छोड़ रहा हूं कि आप सभी बच्चे इस क्लास में अच्छे से इन्वॉल्व हो सकें और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो। तो अगर आपके लिए मैं ऐसा कर सकता हूं तो प्लीज आप रेगुलर क्लास लिया करेंगे, रेगुलर, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करेंगे। क्या पता ऐसा हो जाए कि आपने जिस दिन क्लास को मिस की, जितने मिनट की आपने क्लास को मिस की, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से ही कोई क्वेश्चन आ गया आपकी एग्जाम में। जब आपके साथी बोलेंगे, जब आपका क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराऊंगा आपके बोर्ड के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस डेट की क्लास में से क्वेश्चन नंबर इतना मैंने करवाया था और जीएटी के पेपर में आया है, हिस्ट्री डोमेन के पेपर में आया है। तो इन चीजों का विशेष करके सभी बच्चों को ध्यान रखना है, विशेष करके इन चीजों का सभी बच्चों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो मगध का शासक जो अजात शत्रु है किसका पुत्र था भाई? बिंबिसार का पुत्र था। इसके अलावा अगर आप में से किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी रहती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी से संबंधित भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बस अभी आप क्या करो, ध्यान दो क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर और साथ साथ में अपनी थ्योरी क्लासेस के ऊपर भी। आप साथ साथ में थ्योरी पढ़ते रहो। बट ये जो एमसीक्यू क्लासेस आपके लिए हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी विद्यार्थियों के लिए हो रही हैं हिमालय जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पूरे दिन आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं।
तो सभी बच्चे इन क्लासेज में रहा करें, है ना। आपको करना क्या है, मोबाइल लेके बैठ जाओ, लाइव क्लास को ओपन करो, उसमें साथ साथ में आंसर करते रहो, साथ साथ में आंसर करते रहो। और बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठते हो तो मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो तो, क्योंकि पूरे दिन आपको वैसे क्लासेस नहीं लेनी भाई। जिनके ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन सब्जेक्ट हैं उन बच्चों को शाम को जो साइंस की क्लासेस होती हैं, क्या मतलब उन बच्चों को, और जो साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट नहीं ले रखे हैं उनको सुबह से क्या मतलब उनको शाम की क्लास लेनी है। बस एक जीएटी वाली और लैंग्वेज वाली क्लास जो बच्चों के लिए कॉमन होती है उसमें आ जाया करें भाई सभी के सभी विद्यार्थी, है ना, उसमें सभी के सभी विद्यार्थी आ जाया करेंगे। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट लाइव सेशन में, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो कैसी लगती है, क्लासेस कैसी लगती हैं, अपन क्लास में क्या क्या नए इनोवेशंस कर सकते हैं, आप उनके बारे में भी बेटा बता सकते हो, क्या क्या नए इनोवेशन ला सकते हैं अपन क्लास में। जैसे आप में से कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इसमें पोल क्रिएट करवा लो आप। अब देखो बेटा, पोल तो क्रिएट करवा लें, कोई इश्यू नहीं है इसमें पोल क्रिएट करवाने में, लेकिन पोल में दिक्कत पता है क्या होती है, आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। हालांकि आप लोगों को मजा ज्यादा आएगा पोल में, लेकिन आप लोग सीख नहीं पाओगे पोल से, है ना। उसमें आप लगोगे, उसमें टिक करोगे, आपको मतलब उस चीज से रहेगा कि कितने % बच्चों ने ये किया है, कितने % बच्चों ने ये किया है। मतलब वही बात है कि अपने घर से लाइट जाती है तब अपन बाहर निकल के यूं देखते हैं कितने घरों में लाइट गई, अपने को लगता है ऑलमोस्ट सबके लाइट गई, तब तो अपने दिल में सुकून है। अपने घर लाइट गई, पड़ोसी के घर में लाइट है तो हाहाकार मच जाती है अंदर, उसके घर में लाइट है तो है क्यों, फिर भागते हैं अपन तारों को ढूंढते ढूंढते कौन से तार में मिस्टेक है। तो भाई अपने जो मिस्टेक है अपन उन पे ध्यान देंगे, और किसी से अपने को कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज को अपन सुधारते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। पोल में इसीलिए क्रिएट नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग इसमें ध्यान नहीं दोगे, आप लोग दूसरों की तरफ ध्यान देके रखोगे कि कितने % सही हो रहे हैं, कौन कौन सही कर रहे हैं पोल का आंसर, है ना। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, आप सभी अपना अपना कमेंट करोगे आंसर में कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।